वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे उपमहाद्वीप को जीत लिया था। अफगानिस्तान के पहाड़ों से बांग्लादेश के तटों तक लोग उसे चंडाशोक, अशोक द फियर्स कहते थे। एक नाम जो डर और हैरानी के साथ हर दरबार और गांव में फुसफुसाया जाता था। वह महान चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसके लिए राजा की सबसे बड़ी पहचान उसकी विजय थी और वह इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदान में नहीं, हमारे अपने दिल के भीतर लड़ी जाती हैं। सम्राट अशोक ने दुनिया से हर जंग जीत ली, लेकिन अपनी सबसे बड़ी विजय के क्षण में वह खुद से हार गया। यह कहानी है सम्राट अशोक की, एक ऐसे राजा की जिसने युद्ध के मैदान से लेकर आत्मा की गहराइयों तक यात्रा की। यह किस्सा शुरू होता है शाही सत्ता की गलियों से, गुजरता है युद्ध के निर्दयी मैदानों से और पहुंचता है एक अद्भुत परिवर्तन तक। ये कहानी है कि कैसे एक निर्दयी विजेता अपने ही बनाए भूतों से परेशान होकर तलवार छोड़कर शांति की तलाश में निकल पड़ा। उसकी जिंदगी मानव बदलाव की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। क्या कोई इंसान जिसने अपार दुख दिया हो कभी प्रायश्चित पा सकता है? अशोक की यात्रा, एक भयावह योद्धा से अहिंसा के दूत तक, हम सब के लिए एक शाश्वत सबक है। असली ताकत दूसरों को नहीं, खुद को जीतने में है। अशोक की गद्दी तक की यात्रा कभी आसान नहीं थी। वह सम्राट बिंदुसार और एक अपेक्षाकृत निम्न कुल की रानी के पुत्र थे। पाटलिपुत्र के भव्य महल में वह कई राजकुमारों में से बस एक था, अपने बड़े सौतेले भाइयों की छाया में। पिता की दूरी और भाइयों की प्रतिद्वंद्विता ने उसमें एक मजबूत जिद भर दी थी। वह सुसिम की तरह गद्दी के लिए तैयार नहीं किया गया था, उसे हर पहचान के लिए जूझना पड़ता था। उसने खुद को एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कुशल योद्धा साबित किया, लेकिन उसे हर दिन तिरस्कार झेलना पड़ता था। सिंहासन तक का रास्ता उसके लिए जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, बल्कि एक इनाम था जिसे उसे छीनना था। दरबार साजिशों का जाल था और अशोक को अपने प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा चालाक और दृढ़ होना पड़ा। उसने कुछ वफादार मंत्रियों के साथ गठजोड़ बनाए, जिन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना। किंवदंतियों में बिंदुसार की मृत्यु के बाद हुए खूनी उत्तराधिकार युद्ध का जिक्र है, जिसमें अशोक ने अपने प्रतिद्वंद्वी भाइयों को समाप्त कर दिया। उसने साम्राज्य को भीतर से जीत लिया, खुद को सबसे योग्य शासक साबित किया, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। सम्राट बनने से पहले अशोक की असली परीक्षा उज्जैन और तक्षशिला में हुई थी। उसके पिता ने उसे अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया, जहां उसने प्रशासन और न्याय की बारीकियां सीखी। उज्जैन में उसका समय सम्राट बनने की तैयारियों का अहम प्रशिक्षण था। असली अग्नि परीक्षा थी तक्षशिला में, जहां विद्रोह भड़का था। सुसिम की विफलता के बाद अशोक को तक्षशिला भेजा गया। यह उसका मौका था। अशोक ने बिना बड़ी लड़ाई के लोगों की शिकायतें सुनकर क्षेत्र को शांत किया। इस सफलता ने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी, लेकिन भाई सुसिम की जलन भी। उज्जैन और तक्षशिला के अनुभवों ने उसे सख्त सेनापति और कुशल प्रशासक दोनों बना दिया। इन्हीं अनुभवों ने उसकी नेतृत्व क्षमता को मजबूत किया और सिंहासन के लिए उसकी महत्वाकांक्षा को और पक्का कर दिया। अपने शासन के 8वें वर्ष अशोक के सामने एक आखिरी चुनौती थी, कलिंग। कलिंग आज के ओडिशा में स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था, जो अशोक की महत्वाकांक्षा के आड़े आ रहा था। अशोक ने विशाल सेना के साथ कलिंग पर चढ़ाई की और जो युद्ध हुआ वह भयानक नरसंहार में बदल गया। दया नदी के मैदान में भूमि कत्लगाह बन गई। तलवारों की टकराहट, जलते गांव और घायल सैनिकों की चीखें। अशोक के शिलालेखों के अनुसार 1 लाख सैनिक मारे गए और अनगिनत नागरिक भी। कलिंग की आत्मा मौर्य शक्ति के बोझ तले दब गई। परिवार बिखर गए और राज्य टूट गया। जीत पूरी तरह अशोक की थी, लेकिन इसकी कीमत अनगिनत थी। जब उसने तबाही देखी तो उसे कोई गर्व नहीं, बस एक गहरा खालीपन और पछतावा महसूस हुआ। कलिंग की राजधानी में घूमते हुए अशोक ने अपने साम्राज्य के विस्तार को नहीं, बल्कि एक विशाल कब्रिस्तान को देखा। अनाथ बच्चे, रोती महिलाएं, जले हुए घर, यह सब उसके आदेश का परिणाम था। यही वह मोड़ था जब विजय उसे शाप जैसी लगने लगी।
उनके अपने शिलालेखों में वह स्वीकार करते हैं कि इस अनुभव ने उन्हें गहरा दुख और पश्चाताप दिया। चंडाशोक, वह भयंकर योद्धा राजा, मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुका था। यह कोई क्षणिक दुहक नहीं था, बल्कि अंतरात्मा का गहरा संकट था। कलिंग की विजय उनकी अंतिम सैन्य उपलब्धि थी। अब उन्होंने प्रण लिया कि उनके साम्राज्य में युद्ध के नगाड़े फिर कभी नहीं बजेंगे। पछतावे की गहराइयों में अशोक ने एक नई राह खोजी, बुद्ध के अहिंसा और करुणा के मार्ग पर। बौद्ध दर्शन ने उन्हें सुकून और दिशा दी और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से मार्गदर्शन मांगा। यह परिवर्तन सिर्फ निजी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की नीति बन गया। अब उनका लक्ष्य था धम्म विजय, धर्म के द्वारा विजय, न कि तलवार से। उन्होंने शाही शिकार छोड़ दिए और सभी जीवों की रक्षा की वकालत शुरू की। वे खुद को प्रजा का शासक नहीं, बल्कि पिता मानने लगे। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों की यात्राएं उनके नए मार्ग की पुष्टि थीं। अब वे योद्धा की कवच छोड़कर तीर्थयात्री का चोला पहन चुके थे, तलवार की जगह शांति का संदेश अपना लिया था। अशोक ने अपनी नई सोच को पत्थर में गढ़ा, स्तंभों, शिलालेखों और स्तूपों के जरिए। सबसे प्रसिद्ध हैं अशोक स्तंभ, जिन पर शांति और धर्म का संदेश खुदा है। इन शिलालेखों में उन्होंने कलिंग युद्ध पर अपने पछतावे और धम्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया। बड़ों का सम्मान, सेवकों के प्रति दया, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सबसे बढ़कर अहिंसा, यही उनका संदेश था। सांची का महान स्तूप और अन्य निर्माण आस्था और शांति के केंद्र बन गए। उन्होंने सड़कें, कुएं, विश्राम गृह और अस्पताल बनवाए। जन कल्याण के कार्य उनके धम्म के व्यावहारिक रूप थे। उनका साम्राज्य अब देखभाल और करुणा का जाल बनता जा रहा था। अशोक चाहते थे कि उन्हें उनकी नैतिक विरासत के लिए याद किया जाए, न कि सिर्फ सैन्य जीत के लिए। अशोक का धम्म का सपना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, वह इसे पूरी मानवता के लिए मानते थे। उन्होंने अपने धर्म महामातों को देश विदेश भेजा, शांति और करुणा का संदेश फैलाने के लिए। उनके बेटे महिंद और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। यह विजय डर या बल से नहीं, बल्कि विश्वास और मित्रता से मिली। अशोक के दूत पश्चिम में सीरिया, मिस्र, यूनान और पूरब में दक्षिण पूर्व एशिया तक गए। दक्षिण पूर्व एशिया में उनका प्रभाव गहरा था, जिससे बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। उन्होंने दिखाया कि एक शासक का प्रभाव विचारों और आदर्शों के पंखों पर भी जा सकता है। उनका मन और हृदय का साम्राज्य उनके राजनीतिक साम्राज्य से कहीं ज्यादा टिकाऊ था। उनकी कहानी आज भी हमसे सवाल पूछती है, क्या आप भी संघर्ष के बजाय शांति का रास्ता चुनेंगे?